मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित 6,709 गांवों को संतृप्त करने के लिए विशेष अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जौनपुर में आयोजित चुनावी रैली में घोषणा की कि लव जिहाद के खिलाफ एक प्रभावी कानून बनाकर बहु बेटियों का सम्मान रखा जाएगा सुरक्षित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में कहा कि भारत कोरोना महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। और 31,277 शिक्षकों को जिलों में विद्यालयों का आवंटन कार्य हुआ शुरू। बाराबंकी में कंप्यूटरीकृत प्रणाली से 452 शिक्षकों को विद्यालयों का किया गया आवंटन। दिव्यांगों को दी गई वरीयता। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयुष्मान भारत योजना से वंचित 6,709 गांवों के लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जाने के अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि प्रदेश में इन गांवों में अब तक एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना था। अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इनमें से लगभग 4,000 गांवों को गोल्डन कार्ड योजना से आच्छादित किया जा चुका है। 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर का गोल्डन कार्ड जारी करने के इस अभियान को भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिन्होंने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए। इसके 2 कारण हैं। एक, हम लोग उन लोगों तक जागरूकता के कार्यक्रम को उनके साथ नहीं जोड़ पाए। हम उनको बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जौनपुर में मल्हानी विधानसभा के उपचुनाव में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। या तो जागरूकता का अभाव है या प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में पहले से ही निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा है, इसलिए जब निःशुल्क उनको मिल रहा है तो वे कार्ड अपना नहीं करा पाते हैं। लेकिन मेरा अपील होगा प्रदेश के अंदर और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हमारे आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र बने हुए इन सब से भी कि हमें गांव-गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 100% गोल्डन कार्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जौनपुर में मल्हानी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मनोज सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर कड़े हमले करते हुए कहा कि भाजपा को जितना विकास प्रदेश में किया है उतना किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। सरकार ने जाति धर्म के किसी भेदभाव के बिना सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए काम किया है। प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में 7 सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छापू देश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी से ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा
और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मौलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। और नौजवानों और किसानों की इस पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना महामारी के बाद के समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। कल आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में उन्होंने कहा कि दवा निर्माता देश के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई है, क्योंकि कोरोना काल में भारत ने 150 देशों को दवाएं भेजी हैं। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी मौजूद थे। Sardar Patel steered India through the immediate aftermath of partition and shaped the firm establishment of our modern nationhood. He left us with his dreams of an India that would take its due place in the Committee of Nations. But he also provided us the inspiration to traverse that pathway with determination. His assessment of the landscape and the hurdles that we may face was always grounded in realism. As we near the 75th year of our independence and seek to overcome an unexpected challenge, transforming this crisis into opportunity would surely be his way of responding. कोरोना के मामलों में प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 74,91,513 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 91.34% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 58,684 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। देश में फिलहाल 5,70,458 सक्रिय मामले हैं। देश में फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 200 किलोमीटर लंबे वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। खेल मंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों को इस अभियान से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर बरेली के माधोवाड़े स्थित वाल्मीकि मंदिर में आयोजित सद्भावना मेले में रामायण का पाठ आयोजित किया गया। संगीतमय काव्य पाठ के बीच केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मेले में पहुंचकर दीप जलाए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। उन्हें संयम के साथ पार्टी की नीतियों पर चलने की सलाह दी। पूरे प्रदेश में बताया गया है, पूरे प्रदेश के अंदर मंडल स्तर पर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर इस बरेली महानगर के इस मंडल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कई चरणों में पार्टी के संदर्भ की, विभिन्न विषयों के संदर्भ की चर्चाएं हुई और वास्तव में ये एक अच्छा पॉजिटिव काम है। मुझे ध्यान है पहले भी चाहे जनसंघ का काल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का काल जब से शुरू हुआ है, इस प्रकार के आयोजन होते आए हैं और अक्सर सामान्यतः रात्रि को भी विश्राम कार्यकर्ताओं का। मुरादाबाद जनपद के गुरेठा गांव में भाजपा नेता के आवास पर भाजपाइयों से मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बुलंदशहर, नौगांव और टूंडला सीटों पर भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी।
वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले की सरकारों के मुकाबले अपराध बहुत कम है। पहले अपराध की पिक्चर चलती थी, अब सिर्फ ट्रेलर ही रह गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर उन्होंने कहा कि किसानों पर पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। सिर्फ 4% प्रदूषण की वजह किसानों को माना जा सकता है, लेकिन बाकी के लिए बड़े वाहनों और दूसरे कारण भी जिम्मेदार हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मात्र 4% हमारा हिस्सा है पोल्यूशन में हो सकता है पराली का, बाकी हिस्सा वाहनों का और बहुत चीजों का सरकार को उस पर मीडिया के द्वारा भी हर जगह किसान का जो इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अभी सीपीसीबी की रिपोर्ट है मात्र 4% पोल्यूशन पराली के कारण है और सारा ठीकरा पराली के ऊपर फोड़ा जाता है। 96% पोल्यूशन के तो कारण और हैं, उन कारणों पे विचार होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत से कारण, उन पे विचार होना चाहिए। हर बात में किसान को कटघरे में खड़ा करना ठीक बात नहीं है। यहीं रहते हैं। 2017 से पहले का अगर आप दौर याद करेंगे अपने मुरादाबाद जनपद का, तो आप स्वयं कहेंगे कि अपराध तो उस समय होते थे, अब तो कुछ भी नहीं। ट्रेलर है, पिक्चर तो उस समय चलती थी, अब तो ट्रेलर भी नहीं चल रहे। जीएसटी संग्रह का आंकड़ा अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। अक्टूबर के महीने में कुल सकल जीएसटी राजस्व का संग्रह 1,05,155 करोड़ है, जिसमें सीजीएसटी का हिस्सा 19,193 करोड़, एसजीएसटी का 25,411 करोड़, आईजीएसटी का 52,540 करोड़ रुपए है। 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटी R3B रिटर्न की संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई है। अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रह पिछले साल इसी महीने से 10% अधिक रहा है। सरकार की पहल से अब बेसिक शिक्षा विभाग भी हाईटेक हो चुका है। इसी क्रम में 31,277 शिक्षक भर्ती में बाराबंकी जिले के नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन प्रेरणा ऐप के माध्यम से किया गया। इस ऐप पर ऐसे विद्यालयों के नाम को अपलोड किया गया था जिनमें 1 या 2 या फिर विद्यालय शिक्षक विहीन थे। यूडायस पोर्टल पर शिक्षक का नाम और पासवर्ड डाला गया और प्रोसीड बटन दबाते ही सिर्फ 15 मिनट में ही 432 शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन हो गया, जिसकी जानकारी एक पर्ची के माध्यम से हुई। पर्ची पर शिक्षक का नाम और विद्यालय दर्ज था। नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग बाराबंकी के बीएसए वीपी सिंह के नेतृत्व में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम भी उपस्थित थीं। विद्यालय आवंटन से पहले जिलाधिकारी ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए एकता, अखंडता और जिम्मेदारी से नौकरी करने की शपथ भी दिलाई। धन्यवाद व्यक्त करते अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के जरिए जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा होती है। अगर बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे बच्चे कैसे बढ़ेंगे। तो उसके लिए जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, जैसे कि हमारी अभी नियुक्ति हुई है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर वही अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कराएंगे तो फिर बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि फाइनली आज मिली है। अभी सर नियुक्ति का प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है। अभी माननीय बीएसए द्वारा बताया जाएगा हम लोगों को कि नियुक्ति कहाँ मिली है। बहुत खुशी है। आप खुशी पीछे भी देख सकते हैं और सारे भक्तों में बहुत ज़्यादा खुशी है। सभी लोग बहुत डेफिनेटली सर बहुत जैसे कि सर अब तन मन से और ईमानदारी पूर्वक हम लोग जो है अपने अपने विद्यालय में काम करेंगे। अभी तक हम लोग सर बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा है, तो वो सारा जितना भी एक्सपीरियंस है हम लोग यहाँ पर अपने प्राइमरी में बच्चों के साथ झोंक देंगे सर। शासन द्वारा हमारे जनपद को 939 पद आवंटित किए गए थे और उसके सापेक्ष आज जैसे सभी कुछ प्रेरणा पोर्टल पे हमारा अपलोड था डाटा, सभी ऑनलाइन पदस्थापन हुए। पहले दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुष, उसके बाद दिव्यांग जो अन्य वर्ग की महिलाएं थीं। तो हमने यहाँ इस ज़िले के जो हमारे 827 लोग थे, जिसमें से 432 पुरुषों के लिए लास्ट स्टेज का था ऑनलाइन उनका जो है रोस्टर के अनुसार पदस्थापन का। तो सबसे पहले हम लोगों ने 29 तारीख को दिव्यांग महिला और दिव्यांग पुरुष और कुछ महिला अभ्यर्थी का पदस्थापन ऑनलाइन रोस्टर ऑनलाइन उनके अनुसार जो उन्होंने विद्यालय कहा उसको पहले से डिस्प्ले किया गया था
उसे लॉक करके उनको विद्यालय तुरंत आवंटन कर दिया गया। उन्हें उसका पत्र भी दे दिया गया तुरंत। प्रधानमंत्री के ट्वीट, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इससे प्रेरणा लेकर विंध्याचल में आए हुए दर्शनार्थी, पंडा समाज, नाई समाज, मल्लाह समाज, सभी विश्वविख्यात मां विंध्यवासिनी और अष्टभुजा मंदिर में आए सभी लोगों को मास्क बांट रहे हैं और पीएम के ट्वीट को रिट्वीट भी करा रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मेले में और पूर्णिमा के मेले में बहुत जोर शोर से इसका पालन कराया जा रहा है। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा की आईटी टीम भी लोगों से ट्वीट करा रही है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के ट्वीट का पालन करवाते हुए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का सबको संकेत दिए हम लोग, और पूरे नवरात्र में यात्रियों से हम लोग आग्रह करते रहे कि दूरी बना के चले, मास्क बांटते रहे, सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया, और आगे भी ऐसा हम लोग आग्रह कर रहे हैं यात्रियों से कि वो ऐसा ही पालन करते रहें। रिट्वीट किया जा रहा है उनके सारे ट्वीट को। हमारी जो आईटी टीम है पूरी लगी हुई है कि उनका संदेश पूरे क्षेत्र में फैले और पूरे देश में, और यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दरबार में प्रदेश के नहीं विश्व तक के लोग आते हैं दर्शन करने। इसके द्वारा हमारा बैनर लगा है, पूरे मतलब देश विदेश ही ये जा रहा है कि ये 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, जब तक दवा नहीं आए। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती कोविड-19 की, तब तक इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कह रहे हैं लोगों को कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, प्रधानमंत्री के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कीजिए। आप जितने भी बात बताए गए हैं उसके लिए जो है आपको उपाय बताए गए हैं बचने के लिए, तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क आपको बहुत हद तक इस बीमारी से बचाव करता है। कोविड नियमों का पालन कर कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए जहां सरकारें जागरूकता अभियान चला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के कन्नौज जिले में आयोजित रामलीला में रावण दहन के दिन रावण और राम का किरदार निभा रहे कलाकार रामलीला देखने आए लोगों को कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहे आदि बातों को समझाते हुए नजर आए। दरअसल कन्नौज जिले में एक अनूठी परंपरा चली आई है कि यहाँ रावण दहन दशहरा को न होकर शरद पूर्णिमा के दिन होता है। रावण का किरदार निभा रहे कलाकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज उसका अंत तो हो रहा है, लेकिन कोरोना का अंत अभी नहीं हुआ है। आप सब कोविड नियमों का पालन कर खुद को सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षा दें। हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। मैं तो जा रहा हूं, आप सभी सुरक्षित रहें। मेरठ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ के माध्यम से किसान फूलों और सब्जियों की खेती के साथ दूध और खाद बीज के कार्य से जुड़कर सीधे बाजार में अपनी फसल बेचकर अधिक मुनाफा पा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना भी साकार हो रहा है। नाबार्ड को जिला विकास प्रबंधक रविशंकर शर्मा ने बताया कि मेरठ जिले में 4 एफपीओ बनाए गए हैं जो अलग अलग ब्लॉक में हैं। इससे जुड़ने पर किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त खाद बीज मिल रहा है और वो अपनी खेती के प्रोडक्ट डायरेक्ट बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। लीड बैंक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि जन कल्याण संस्था के साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तैयार की गई है, जिसके माध्यम से किसान ई बाजार पोर्टल से भी जुड़कर डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केट से जुड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा उन्हें समय समय पर मदद उपलब्ध कराई जा रही है। ये एफपीओ के माध्यम से एक तो उचित बीज लगता है, पहले के मुकाबले अब आधा बीज लग रहा है इसमें फसलों में, जिस कारण एक तो बीज की मात्रा कम लगने से एक तो उसका खर्चा बचा है, दूसरा उसमें जो दवाइयों का खाद का जो था वो साइंटिस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है एफपीओ को, और एफपीओ किसान को दे रहा है जानकारी। और किसानों को जो फसल में जो बदलाव आए हैं वो ये हैं कि एक तो बीमारियां कम हो रही हैं, जिस कारण पेस्टिसाइड भी कम लग रहा है पहले के मुकाबले, जिस कारण इस बार जो है उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। और एफपीओ के माध्यम से शहर में जो डोर टू डोर ये सब्जी भी बिकी हैं, जिस कारण जो आम आदमी जो वहाँ पे सब्जी ले रहा था उसे सस्ते दाम पे भी मिली हैं। किसानों को जो बिचौलिए थे उसको ध्यान में रखते हुए किसान का जो
जो प्रोडक्शन है वो सही मतलब प्राइस में बिक रहा है, जिस कारण किसानों का जो है प्राइस जो है अच्छा मिल रहा है, उसकी आमदनी बढ़ी है। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं कस्बा लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं आलू की खेती करता हूँ और एफपीओ के माध्यम से अच्छी खेती करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि बीज सब बढ़िया मिलते हैं हमें यहाँ से एफपीओ के द्वारा, और इसके लिए हम यहाँ से CPRI से बीज लेकर आते हैं और ये देते हैं हमें, और हम इसके द्वारा खेती करते हैं बढ़िया आलू की। हम फूलों की खेती करते हैं, रजनीगंधा, ग्लाइडोलाइट्स, गेंदे की खेती करते हैं, और आम खेती के मुकाबले में इस खेती में लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा फ़ायदा होता है जो गन्ने की परंपरागत खेती है। और थोड़े समय की फसल है, लेकिन कोविड की वजह से आपका थोड़ी दिक्कत आई, जो फूल हैं उस वक्त बिका नहीं, तो उससे किसानों को थोड़ा स्थिति ठीक नहीं रही। लेकिन अगर अब स्थिति सही हो गई है, जो हम फूल अपना उत्पादन करते हैं, जो कंपनी के सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको ले जाते हैं दिल्ली, गाजीपुर मंडी में ले जाते हैं, या बल्क में हमें ऑर्डर मिलता है, मेरठ में भी जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ भी ले जाते हैं। तो इससे किसानों की जो आमदनी लगभग 1.5 गुनी तो बढ़ चुकी है आम उसके मुकाबले में। किसानों को लाभ ये हो रहा है कि इनपुट उनको सही समय पे मिल रहा है, और जो कंपनी का प्राइस है उसी के ऊपर मिल रहा है। मार्केट में इनपुट का शॉर्टेज हो या एक्सेस सप्लाई हो, उससे उनके प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। सही समय पे इनपुट, क्वालिटी इनपुट मिलने की वजह से उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। भारतीय संस्कृत उत्सव की प्रस्तुति ने अयोध्या में समूचे विश्व को भारतीय संस्कृति के सारगर्भिक संदेश देकर मानव मात्र में चेतना भरने का काम किया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाट्य और नृत्य प्रस्तुति ने उपस्थित संत, धर्माचार्य और भक्तजनों का मन मोह लिया। नृत्यांगना ने धार्मिकता से ओतप्रोत लाइनों का उच्चारण किया तो उपस्थित जन रोमांच से भर उठा। इसके बाद समूचे विश्व को 51 स्थानों पर आराध्य भगवान राम के सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और परस्पर संबंधों में प्रेम पर आधारित प्रस्तुति से भारतीय संस्कृति को विश्व फलक पर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसके पहले लखनऊ और गोरखपुर में सांस्कृतिक उत्सव संपन्न हो चुका है। अयोध्या के केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। सामाजिक परिवेश में इसी सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करने और एक खूबसूरत समाज की रचना के लिए भगवान राम को केंद्र में रखते हुए भारतीय संस्कृत उत्सव किया जा रहा है, जिसके मानव मात्र पर कल्याणकारी प्रभाव होंगे। आयोजन हुआ था अभी हाल में लखनऊ में हुआ, उसके बाद गोरखपुर में हुआ, और यह अयोध्या की धरती से भगवान श्री राम का जो है यह आयोजन किया जा रहा है। इस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि इन लोगों की निष्ठाएं अच्छी हैं और कार्य करने वाले लोगों का भाव अच्छा है, और ऐसे दृष्टिकोण यदि रहेंगे तो ये बहुत प्रभाव करेगा समाज के और हर तबके के ऊपर इसका प्रभाव होगा। भारतीय संस्कृत उत्सव के द्वारा इस अयोध्या की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को राममय बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उसकी आज यहाँ से शुरुआत हुई है। पूरी देश दुनिया में जो लोग भी भगवान राम में विश्वास करते हैं, उन सभी को उनके निकट पहुंचने का अवसर मिलेगा। देश भर में दुर्गा महोत्सव का विजयदशमी पर भले ही समापन हो गया हो, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में विजयदशमी से शुरू होने वाले दुर्गा महोत्सव का समापन शरद पूर्णिमा के बाद किए जाने की अनूठी परंपरा है। सुल्तानपुर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 596 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन गोमती तट पर बने कुंड में कर दिया गया। नगर क्षेत्र में स्थापित 101 दुर्गा प्रतिमाओं की विसर्जन शोभा यात्रा में शनिवार की शाम पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। मां दुर्गे की विदाई में युवक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देवी गीतों पर नृत्य भी कर रहे थे। कोरोना के चलते शासन के निर्देश पर इस वर्ष दुर्गा प्रतिमाओं को निजी आवासों में स्थापित किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि पूजा समितियों का कोरोना की गाइडलाइंस के अनुपालन में पूरा सहयोग रहा है। विजयदशमी के 5 दिन बाद पूर्णिमा पर विसर्जन इसी के क्रम में आज एक पूर्व में ये कार्यक्रम और भव्य होता था। पूरी कामना है हमारी कि भविष्य में भी उसी प्रकार से भव्य होता है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी प्रतिमाएं छोटी हैं और कुछ हमने भीड़ पे भी नियंत्रण किया है। जो पूरा रूट है वो 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें हमारे सुपर जोनल मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं।
लगभग 500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो हमारी केंद्रीय पूजा समिति है उनके सभी पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है कि अपने वॉलंटियर्स लगाए, उनका हमें सहयोग निरंतर इसमें मिला है। तो निश्चित रूप से माता भगवती भवानी के आशीर्वाद से ये जो विसर्जन का कार्यक्रम वो सकुशल रूप से संपन्न होगा। अब इस बात तो देखिए, पहले तो सारी बातें इस तरीके से हुई थी, शासन प्रशासन के साथ तालमेल बैठा के करने की बातचीत थी। हम लोगों ने हामी भरी थी कि ऐसे अवसर के ऊपर हम लोग लीग से हट करके जनमानस के लिए पूजा को ऐसा रूप नहीं प्रस्तुत करना चाह रहे थे। किंतु योगी जी के आदेश के बाद में और दूसरे देखिए अखबारों में शासन के प्रशासन के जो रोज़ वो निकलते थे, इतना वैरी करते थे, उसके वजह से थोड़ी दिक्कत थी। वो अंत में जब बातचीत आई तो उसमें एक समझौते के तौर पर छोटी मूर्ति रख के हम लोग सार्वजनिक स्थान से हट करके करेंगे। गाय का दूध तो सेहत के लिए फायदेमंद है ही, अब गाय का गोबर भी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। गाय के गोबर से मिलने वाले फायदे को वाराणसी की रीता तिवारी ने अनोखे तरीके से लोगों के सामने रखा है। रीता गाय के गोबर से दिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यह है यमुनानगर कॉलोनी की रीता तिवारी, जो गाय के गोबर का प्रयोग जहां दिया, धूप और कंडा बनाने में कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी बना रही हैं। इतना ही नहीं, आसपास गांव में रहने वाली महिलाओं के घर सामग्री पहुंचाकर उनसे काम ले रही हैं और उनको रोजगार दे रही हैं। गांव में जब मैं गई तो वहाँ पे मैं देखी कि गायें ऐसे ही घूम रही हैं, कहीं गायें जैसे घायल पड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे वैसे पड़ी हुई हैं। तो पहले मैं इसका जो है धूप और अगरबत्ती में बनवाती थी, लेकिन जब मैं देखी कि गायें ऐसे पड़ी हुई हैं, फिर घर पे मैं आई तो मेरे अजीत भाई साहब हैं, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि गाय के गोबर से ये चीज़ें बनती हैं। फिर मैं नागपुर भेज के एक मैडम को ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिलवाने के बाद इस कार्य को मैं कर रही हूँ। इस काम में युवा भी जुड़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी बेटी जो MBBS की छात्रा है, वो भी लॉकडाउन की वजह से घर पर इस काम में अपना योगदान दे रही है। जो सारी चीज़ें अभी चाइनीज मटेरियल और सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो इंडिया में ना आए और हम लोग खुद से ये सारी चीज़ें जैसे मेड इन इंडिया, तो मैं ये टैग अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहती हूँ। इन उत्पादों के बारे में लोगों को विभिन्न माध्यमों से पता चल रहा है और लोग इन चीजों को लेने के लिए इनके घर तक दूर दूर से आ रहे हैं। गाय के गोबर से निर्मित उत्पादन के बारे में पता चला, मैं आके मिसेस तिवारी से मिली। मेरा दिल इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हुआ और मैं सारा सामान उनका अपने उपयोग के लिए अपने घर ले जा रही हूँ। जहां देश प्रेम और चीनी उत्पादों के विरोध में युवा इससे जुड़ रहा है, वहीं गाय के गोबर की कीमत मिलने से गायों के रखरखाव में गौपालक ज्यादा रुचि ले रहे हैं। सबकी दिवाली शुभ हो। इस गाय के गोबर के बने दियों से, गणेश और लक्ष्मी से, और इसके साथ ही काशी से ये संदेश कि गाय का गोबर हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, यमुनानगर कॉलोनी, वाराणसी। ऐसे समय में जब देश को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तब भारत का पहला घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म भारत के खिलाड़ियों को मेक इन इंडिया ब्रांड प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मिलिट्री ग्रेड ग्रेफाइट से निर्मित ट्रांसफॉर्म रॉकेट बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ रॉकेट है। इस तरह के रॉकेट वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेश से ही आयात किए जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत आत्मनिर्भर भारत के विचार को अपनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। फिर ये कैसे संभव है कि भारत के खेल सामान निर्माता इस अभियान में पिछड़ जाएं? भारत का पहला घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के लिए आगे आया है। भारतीय खिलाड़ियों के पास अंततः मेक इन इंडिया उपकरण होंगे जो देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर जाने पर उन्हें गर्व की भावना देंगे। मिलिट्री ग्रेड ग्रेफाइट से निर्मित ट्रांसफॉर्म रैकेट्स के पास ताकत अनुपात के लिए सबसे अच्छा वजन है, जो बाजार में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ रैकेट के बराबर है। वर्तमान में ऐसे रैकेट्स भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किए जाते हैं। ये पहली बार होगा जब बैडमिंटन में स्पोर्ट्स और फिटनेस के शौकीनों के लिए मौजूदा ब्रांड्स की तुलना में एक भारतीय कंपनी विश्व स्तरीय बैडमिंटन रैकेट और अन्य सामान का निर्माण करेगी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर होने का संदेश देते हैं।
हमने उसकी शुरुआत बैडमिंटन से करी। इंडिया का पहला हाई क्वालिटी प्रोफेशनल बैडमिंटन ब्रांड इंडिया के लिए। वैश्विक खेल उद्योग बाजार का आकार 2019 में 489 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है, जबकि खेल उद्योग परिसंघ के अनुसार 614 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छूने की उम्मीद है। भारत खेल परिधान उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है। इस प्रकार ये बाजार में जगह बनाने का एक बड़ा अवसर होगा, जो निर्यात के संदर्भ में न केवल विदेशी मुद्रा प्रदान कर सकता है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता है। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित 6,709 गांवों को संतृप्त करने के लिए विशेष अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जौनपुर में आयोजित चुनावी रैली में घोषणा की कि लव जिहाद के खिलाफ एक प्रभावी कानून बनाकर बहु बेटियों का सम्मान रखा जाएगा सुरक्षित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आकाशवाणी द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में कहा कि भारत कोरोना महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा। और 31,277 शिक्षकों को जिलों में विद्यालय का आवंटन कार्य हुआ शुरू। बाराबंकी में कंप्यूटरीकृत प्रणाली से 452 शिक्षकों को विद्यालयों का किया गया आवंटन। दिव्यांगों को दी गई वरीयता। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। गिरे सा